एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, जो यूपी स्पेशल की सीरीज है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि 3 जो सेशन हैं इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि चैनल पे अपलोडेड हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो एमसीक्यूज लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको हमने लिए हैं, और बाकी इसके बारे में कुछ कंसेप्चुअल डिटेल हम फर्स्ट टाइम क्लियर करते हैं कि जैसा कि हम सभी सेशन में करते हैं। उसके बाद फिर हम ये सारे एमसीक्यू को वन बाय वन टेकअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना जो भाग है वो एग्रीकल्चर रीजन में वर्किंग है या एग्रीकल्चर क्षेत्र में नियोजित है, तो वो ये है 78%। ठीक है, ये आप डेटा याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 78% भाग कृषि क्षेत्र में नियोजित है। और अगर दूसरे फैक्ट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या, अब एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। देखिए, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उनकी जो एज होती है वो 18 से लेकर 60 ईयर तक की होती है। अब इसमें ये देखा जाए अगर इसमें कितने लोग कृषि में नियोजित हैं तो वो ये 59.3% लोग कृषि में नियोजित हैं। ठीक है, देखिए, जब भी आप ये क्लास करिए तो एक पेन पेपर लेके बैठिए, अदरवाइज फिर ऐसे देखने पे आप देखेंगे आधे एक घंटे आपको याद रहेंगी चीज़ें और फिर दिमाग से फिर ऑटोमेटिक स्लिप हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक पेन पेपर लेके बैठिए और जो इस तरह से फैक्ट मिल रहे हैं आपको इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ये गेम चेंजर क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिलेक्शन कराते भी हैं, और अगर आप नहीं कर पाए तो सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक पेन पेपर लेके बैठिए, जो ऐसे फैक्ट आपको लगते हैं कि आपको नहीं आ रहे हैं या आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगे, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये दो फैक्ट यहाँ पे क्लियर हुए। बाकी हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। अगर ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो एरिया है पूरा, उसके कुल क्षेत्रफल पर कितने भाग पर खेती होती है, यानी कितना एरिया ऐसा है जिस पे एग्रीकल्चर हो रही है, तो वो 68% है। ठीक है, देखिए ये सारे फैक्ट आपको एक जगह मैं सब बता रहा हूँ, नॉर्मली आपको अलग ही अलग मिल पाएगा। और इसके बाद फिर देश में कुल कृषि योग्य भूमि का, अगर देश में कुल कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो उसका 15% जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर के योगदान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में वो 19.9% है। इंडिया के रिस्पेक्ट में आप इसको हमें कमेंट करके बताइए कि इंडिया के रिस्पेक्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी का कितना रोल है। इसके बाद और देखें अगर हम कुछ फैक्ट हैं, तो उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना है। औसत क्रियाशील जोत का आकार है 0.73 हेक्टेयर। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए कितना है औसत क्रियाशील जोत का आकार, तो वो है 1.08 हेक्टेयर। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। औसत क्रियाशील जोत का आकार उत्तर प्रदेश में 0.73 हेक्टेयर, और इंडिया की बात की जाए तो वो 1.08 हेक्टेयर है। इसके बाद इसमें है उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोतों का प्रतिशत कितना है, जो कि 1 हेक्टेयर से कम है। तो उनका जो प्रतिशत है वो 80.18% है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सीमांत किसान। तो इनका प्रतिशत कितना है, हमारे लिए प्रतिशत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में वो 80.18% है। और उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले जोतों का प्रतिशत कितना है, तो ये तो 1 हेक्टेयर से कम था, 1 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले जोतों का प्रतिशत कितना है, वो 19.82% है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ये बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक रीजन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है, और ये अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु का जो प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो वो 9 भागों में बांटा गया है। 3 के बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है तराई। इसके जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर और बरेली, ये आते हैं तराई रीजन में। दूसरा जो है वेस्टर्न प्लेन यानी पश्चिमी मैदान, इसमें मेरठ मंडल
के समस्त जिले आते हैं वेस्टर्न प्लेन में। उसके बाद जो तीसरा क्लाइमेटिक जोन है वो है सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन यानी मध्य पश्चिम मैदान। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें आता है बरेली, मुरादाबाद मंडल के सभी जिले। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन यानी दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान। इसमें आता है आपका आगरा मंडल, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद अगर इसमें नेक्स्ट पांचवें क्लाइमेटिक जोन की अगर हम बात करें तो वो है सेंट्रल प्लेन, ठीक है, और इसमें आता है कानपुर और लखनऊ मंडल जिसको हम मध्य मैदानी क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट जो छठवां हमारा क्लाइमेटिक जोन है उसको हम कहते हैं बुंदेलखंड, और इसमें झांसी और चित्रकूट मंडल के कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मैदान या नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन। नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन इसमें आता है आपका पूरा गोरखपुर मंडल। और इसके बाद आठवां जो है ये ईस्टर्न प्लेन है यानी पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान में कितने जिले आते हैं? इसमें वाराणसी मंडल आएगा, अयोध्या मंडल आएगा और आजमगढ़ मंडल आएगा, प्रयागराज मंडल के कुछ भाग आएंगे। और उसके बाद सबसे लास्टवां जो 9वां है इसको हम कहते हैं विंध्यन। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बघेलखंड क्षेत्र के जो ज़िले हैं वो जैसे कि सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है और प्रयागराज का कुछ जो साउथ पार्ट है वो आता है। तो ये 9 क्लाइमेटिक जोन के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है सारी चीज़ें। अब अगर हम ये देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ठीक है, तो ये तो वैसे पूरा जियोग्राफी का पार्ट है लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो आपको दोनों जगह वो हेल्प करेगा। अब अगर क्लासिफिकेशन करें क्रॉप की तो क्रॉप को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। आप जानते हैं खरीफ की क्रॉप होती है, उसके बाद फिर रबी की क्रॉप होती है और उसके बाद फिर जायद की क्रॉप होती है, ठीक है। अगर खरीफ की क्रॉप की बात करें तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के आसपास काट ली जाती है। और ये जो पूरी क्रॉप है ये डिपेंड करती है मानसून पे। इसमें तापमान ज़्यादा होना चाहिए और वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी प्रमुख फसलें आप जानते हैं क्या क्या हैं? धान है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना है, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन, तंबाकू, मूंग इत्यादि हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें खरीफ की फसल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो उत्तर प्रदेश जो है कुल खाद्यान्न में टॉप पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप रीजन पे है। गेहूं उत्पादन में टॉप रीजन पे है। अगर हम चावल उत्पादन की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल टॉप पर है। मक्का उत्पादन की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश टॉप पर है। दलहन उत्पादन की बात करें तो एमपी टॉप पर है और सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटका टॉप पर है। और गन्ना उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है और जूट उत्पादन की बात करें तो वेस्ट बंगाल टॉप पर है। तो इतने सारे फैक्ट आप माइंड में रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न हैं एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जो खरीफ की क्रॉप होती है इसकी सभी फसलें ग्रैमिनी कुल की होती हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रैमिनी कुल की फसलें होती हैं जो खरीफ की क्रॉप होती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, रबी की क्रॉप क्या होती है, उसकी डिटेल क्या होती है, ठीक है। तो रबी की क्रॉप के बारे में अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च टू अप्रैल में इसको काटा जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर आप जानते हैं, टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है वर्षा भी कम होगी। जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और जो रेनफॉल होता है वो 50 टू 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूँ है, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू, अलसी, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो मटर है ये किस क्लासिफिकेशन में आता है, यानी रबी में आता है, खरीफ में आता है या जायद में आता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया रबी की क्रॉप। इसके बाद हम आते हैं जायद की क्रॉप पे, जिसको कि हम कहते हैं ये समर सीजन की टोटल क्रॉप है, जायद क्रॉप। जायद क्रॉप का जो सीज़न होता है बुआई का वो मार्च टू अप्रैल, कटाई मई जून में हो जाती है। टेम्परेचर इस समय क्या होता है आप जानते हैं, टेम्परेचर हाई होगा और वर्षा जो होती है यहाँ पे वो कम होती है। प्रमुख फसलें यहाँ की क्या क्या हैं, जो कि ककड़ी है, खीरा, खरबूजा, तरबूज, भिंडी, कद्दू, लौकी, मिर्चा, और जो भी मतलब जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो सारी होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन हो गया क्रॉप का। ये आपके जियोग्राफी में भी हेल्प करेगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी आपको हेल्प करेगा। अब कुछ जो रेवोल्यूशन है जो कि हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे प्रश्न के रूप में ये भी आते हैं। जैसे कि अगर हम हरित क्रांति की बात करें जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं तो वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगर श्वेत क्रांति की बात तो आप सभी जानते हैं वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर हम पीली क्रांति की बात करें तो वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगर हम नीली क्रांति की बात करें तो वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य पालन के उत्पादन से संबंधित है।
और अगर हम लाल क्रांति की बात करें तो वो टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। और अगर हम गुलाबी क्रांति की बात करें तो वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट कुछ रिवॉल्यूशंस हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई हैं, जो कि यहाँ पे आपको डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मेजर फूड क्रॉप्स, यानी प्रमुख खाद्यान्न फसलें क्या क्या हैं उत्तर प्रदेश की। मेजर फूड क्रॉप, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आता है पैडी, यानी जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, धान। मैं ऐसे ही मतलब बोलता चल रहा हूँ, आप इसको थोड़ा बहुत माइंड में रिवाइज करिएगा, आपने पढ़ा होगा पहले से, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। देखिए इसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो ओराइजा सटाइवा कहते हैं इसको, ओराइवा सटाइवा, ओ सॉरी ओराइजा सटाइवा। उत्तर प्रदेश इसके उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अभी हमने डिस्कस किया तो वो है वेस्ट बंगाल। कृषि योग्य क्षेत्र पर 18% भाग पर उत्तर प्रदेश में धान का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए मिट्टी चिकनी होनी चाहिए या दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इसके उत्पादन का क्षेत्र तो जाहिर सी बात है तराई क्षेत्र ही होगा, वहाँ की वर्षा अधिक होती है। और इसका अगर एरिया डिस्ट्रिक्ट देखें तो होगा बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। यहाँ पे अच्छा उत्पादन होता है पैडी का। इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर, और तापमान कितना होना चाहिए, वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन था पैडी के बारे में। और इसके बाद अगर हम देखें मिलेट, MILLET, मिलेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाजरा, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेनिसिटम टाइफोडिस। अगर नाम प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए इसके लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। उसके उत्पादन का प्रमुख एरिया कौन कौन सा है, वो है मथुरा, बदायूं, अलीगढ़ और एटा है, मैनपुरी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम कहते हैं तूर, यानी अरहर। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैलेनम कजान। ठीक है, और इसके लिए बलुई जो दोमट मिट्टी होती है वो उपयुक्त होती है। इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, यह है प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर और लखनऊ। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो एक अनदर क्रॉप है उसको हम कहते हैं मेज़, मक्का जिसको कहते हैं हिंदी में मेज़। उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर, एटा, फरुखाबाद और बहराइच है, जौनपुर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप है मूंगफली, जिसको हम ग्राउंड नट कहते हैं। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये गुजरात राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, इसके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, और इसके उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो है सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉप जिसको कहते हैं अफीम। तो अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये होता है बाराबंकी में और गाजीपुर में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्रॉप उसको जूट या पटसन, जिसको फाइबर रेशा भी कहते हैं हम। इसकी क्या बनाई जाती है, इसकी रस्सी की बोरियां बनाई जाती हैं या रस्सी बनाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे इसका होता है, अगर विश्व की बात मैं कर रहा हूँ तो वो होता है वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में। उत्पादन क्षेत्र में कहाँ कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र पूरा कवरअप करता है, जो कि सरयू और घाघरा के दोआब क्षेत्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप है जिसको हम कैश क्रॉप कहते हैं, जिसको कि कपास की फसल या कपास की एक क्रॉप भी कहते हैं, कैश क्रॉप उसका नाम है। तो ये इसके लिए काली मिट्टी की ज़रूरत है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है सब कुछ। गुजरात और महाराष्ट्र इसके उत्पादन में टॉप पर हैं और इसे वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ पे है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, कानपुर है। और इसका उत्पादन मेनली बुंदेलखंड में भी होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शुगर केन की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसका नाम जो होता है साइंटिफिक वो होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। और उत्तर प्रदेश का अगर पूरा एरिया देखा जाए तो उस पर 13% एरिया पर गन्ने की खेती होती है, 18% एरिया पर धान की खेती होती है। और उत्तर प्रदेश जो है गन्ने के जो उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो वो टॉप पर है। और उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताइए कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ, गन्ने की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और लेकिन 2019 में शामली ने सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। वर्षा की अगर बात की जाए तो 100 से लेके 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर की बात की जाए तो 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जाहिर सी बात है अगर वर्षा इसको इतनी चाहिए तो इसका जो रीजन होगा वो तराई क्षेत्र ही होगा। और गंगा यमुना का दोआब यहाँ भी ये सब होता है, गन्ना बोया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फसल है हमारी वो है वीट, जिसको हम कहते हैं गेहूँ, टेटिकम एस्टिवम
उत्तर प्रदेश टॉप पर है गेहूं उत्पादन के मामले में, और गेहूं उत्पादन के लिए 24% एरिया कवर करता है उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो कवर अप एरिया है वो 24%, यानी गेहूं, 18% धान, और उसके बाद 13% भाग पर गन्ना। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। सारे फैक्ट आपको एक जगह बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे कहीं, ठीक है। तो इसके बाद 24% क्षेत्र पर जो उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है, और दक्षिण का पठार एवं उत्तर के भाबर क्षेत्र को छोड़कर शेष उत्पादन होता है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला गेहूं का जिला कौन सा है, वो है गोरखपुर। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, वो भी गोरखपुर में ही होती है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में गेहूं की उत्पादकता दर सर्वाधिक है, और पश्चिमी उत्तर उत्तर प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप है, इसको हम कहते हैं ग्राम, जिसको कि हिंदी में चना कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है साइसरे एरिटिनम। साइसरे एरिटिनम। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल है चना। तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास। मिट्टी दोमट मिट्टी या शुष्क दोनों उपयुक्त हैं, और इसका जो उत्पादन होता है वो होगा, कहाँ होगा, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है उसको हम सरसों की फसल कहते हैं, यानी मस्टर्ड। इसका नाम होता है ब्रेसिका कैंपेस्ट्रम, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहन फसल है ये तो तिलहन है। ऊपर जो डिस्कस की वो हमने क्या थी, वो दलहन फसल थी। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा कि सबसे ज़्यादा तिलहन फसल कौन सी उगाई जाती है, तो वो सरसों उगाई जाती है, और सबसे ज़्यादा दलहन फसल कौन सी उगाई जाती है, तो वो चना उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश जो है इसके उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में सेकंड स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन सा है, वो राजस्थान है। स्वतंत्र एवं मिश्रित खेती है तो मटर चना के साथ ये दोनों की खेतियां एक साथ की जाती हैं। उत्पादन मुख्यतः उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें कि इटावा, अलीगढ़, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र के क्षेत्रों में आती है, और बाकी प्रदेश के सभी भागों में लगभग सरसों की खेती होती ही है। इसके बाद जो हमारी लास्ट क्रॉप है इसको हम कहते हैं जौ, यानी जौ। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यह है बलिया, प्रयागराज। और जायद की फसल कौन कौन सी है, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब इसके बाद हम आते हैं प्लांटेशन क्रॉप। अभी तक तो हमने नॉर्मल क्रॉप की बात की, अब ये प्लांटेशन क्रॉप की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। देखिए, ये आप अगर पूरा टॉपिक या मैं ये कहूँ कि पूरा एक बार डिस्कशन और एमसीक्यू के साथ कर लेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री है उससे आपको अनदर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इसमें आपको कुछ करंट के टॉपिक जरूर ऐड ऑन करने पड़ेंगे, बाकी जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो आपका कवर अप होगा। तो हम अब आते हैं बागवानी फसलों के बारे में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बागवानी फसलें होती हैं। जैसे कि केला है, केला कहाँ कहाँ होता है, ये होता है वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम आंवला की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ होता है, ये होता है प्रतापगढ़ में, और बरेली में भी होता है, सुल्तानपुर में भी इसका उत्पादन होता है। इसके बाद फिर अमरूद, अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये होता है प्रयागराज, अयोध्या, बरेली। और उसके बाद फिर संतरा, संतरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सहारनपुर में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है लीची। लीची कहाँ होती है, सहारनपुर और मेरठ मंडल में ज़्यादा होती है। उसके बाद है पपीता, पपीता सहारनपुर, उन्नाव में सबसे ज़्यादा होता है। और आम, आम की अगर हम बात करें तो आम सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और मध्य उत्तर प्रदेश में बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, हरदोई में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए, लखनऊ में मलिहाबादी जो सॉरी मलिहाबाद का दशहरी आम प्रसिद्ध है। इसको विदेश में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और इसका जो ब्रांड नेम बनाया गया है, इस आम का जो ब्रांड नेम है वो नवाब ब्रांड नेम के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इसका जो नया नाम है वो है काकोरी ब्रांड। तो काकोरी ब्रांड अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप ये समझिए कि हाँ, वो आम की बात हो रही है। इसके बाद फिर सहारनपुर का प्रसिद्ध आम क्या है, दशहरी है, सफ़ेदा है, चौसा है। और बागपत मेरठ के प्रसिद्ध आम की प्रजाति है रटौल, याद रखिएगा। रटौल, रटौल क्या है, एक आम की प्रजाति है। और आम की फसल का अंतिम चरण क्या होता है, टपका, इसको कहा जाता है टपका। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर दशहरी आम के बाग ज़्यादा हैं, ठीक है। यानी दशहरी आम के बाग हैं वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हम देखते हैं, और वो ये देखेंगे कि कहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। ऐसे प्रश्न निश्चित ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनको हम कि रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि महत्वपूर्ण है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, लगभग 7-8 हैं।
हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें है, ये है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, ये मेरठ में है। दूसरा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये है लखनऊ में। तीसरा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पे है, ये शाहजहांपुर में है। और इसके बाद फिर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इस ये कानपुर में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में है। और राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान, ये लखनऊ में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, महोबा में है। और खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में है। और केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, ये लखनऊ में होगा। और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये गाजियाबाद में है। तो संस्थान मेरठ में है और अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में है। थोड़ा डिफरेंशिएशन इसमें सब में रखिएगा आप। इसके बाद हम आते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। अभी तक जो डिस्कस हो रहा था वो एग्रीकल्चर का पूरा डिटेल था, अब हम आते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे। तो इससे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, इनको आप याद कर लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, वो हुई 1944 में। और पशु गणना पहली बार कब हुई उत्तर प्रदेश में, वो हुई 1919 1920 में। इसके बाद से हर 5 वर्ष पे जनगणना पशुओं की होती रहती है। तो अभी 20वीं जनगणना जो हुई है, 20th काउंटिंग जो हुई वो 2019 में हुई है, पशु जनगणना। ठीक है। पशुओं की संख्या इसके हिसाब से कितनी है, वो तो 67.8 मिलियन है। और सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक भैंसें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश इसमें पहला है, लगभग कितनी है 3.3 करोड़। और बकरी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है और उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज़्यादा दुधारू पशु वाला राज्य कौन सा है, तो वो है वेस्ट बंगाल, ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दुधारू पशु वाले जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी है। यूपी एक नंबर पे यहाँ पे नहीं है। इसके बाद घोड़ा एवं खच्चर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक ऊंट के मामले में जाहिर सी बात है राजस्थान में सबसे ज़्यादा होगा, और ये यूपी जो है ऊंट के मामले में थर्ड पोजीशन पे है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये मथुरा में है। और गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ, गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ, ये हुआ 1999 में। और गोवध निवारण अधिनियम कब आया, ये आया 1955 में। इसमें संशोधन कब किया गया है, इंपॉर्टेंट है, 2020 में किया गया है। और इसकी हत्या पर कितनी साल की सजा है, 10 साल की सजा है। ठीक है। और मधुमक्खी पालन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में होता है मधुमक्खी पालन। इसके पालन का सही समय क्या है, वो है अक्टूबर टू नवंबर। जबकि क्या होता है, जब फूल खिलते हैं उस समय इसके पालन का सबसे उपयुक्त समय होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें मछली पालन की, तो मछली पालन में उत्तर प्रदेश जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश से टॉप पर है। दूसरा पोजीशन वेस्ट बंगाल का है। मांस उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और द्वितीय स्थान पर क्या है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है भारत में। 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1938 में। 1976 में दुग्ध विकास परिषद यानी मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। और इसी समय दुग्ध विकास विभाग की भी स्थापना हुई। देखिए अगर हम ये देखें कि श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ, तो वो हुआ 1970-71 के बीच में। ठीक है। तो ये कुछ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड फैक्ट थे। इसके बाद फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्लान है, और उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। बस खाली सिंपल एक बार में देखेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब सबसे पहला जो एक प्लान है वो है किसान मित्र योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ 18 जून 2021 को प्रारंभ हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था कि दूरस्थ निवास करने वाले कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी देना। दूसरा जो है वो किसान बही योजना है, ये लागू हुई 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसान बही योजना कब लागू हुई, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर कृषि पार्क है, एग्रो पार्क जिसको हम कहते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। ठीक है। प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देख लीजिए आप, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे एग्जामिनेशन के लिए। देखिए देश में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% भाग उत्तर प्रदेश में है। गेहूं गन्ना एवं आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश का एकमात्र जिला अलीगढ़ है जहां पर केसर की खेती की जाती है। और प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, एक तो लखनऊ है, सहारनपुर है और आगरा है। ठीक है। आगरा का कृषि निर्यात क्षेत्र आलू के लिए प्रसिद्ध है। और अन्य प्रदेशों में के आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है। तो ये ताज ब्रांड के नाम से
बेचा जाता था। अभी हमने पहले डिस्कस किया आम के ब्रांड के बारे में, जो कि क्या है, वो नवाब ब्रांड या फिर काकोरी ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो यहाँ पे ताज ब्रांड के नाम से क्या बेचा जाता है, तो वो आलू है। कन्नौज जाहिर सी बात है पुष्पों से इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की स्थापना की गई है। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें और कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन ये है कि इससे जितने भी फैक्ट आएंगे वो आपके पूरे के पूरे कंप्लीट होंगे, आपको बार बार इधर उधर फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार हम पूरी समरी करते हैं, उसके बाद हम अपने एमसीक्यू को देखते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हमने कि कितना परसेंट एरिया, कितना परसेंट एरिया जो है उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, या कितना पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, या जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितना इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें, और जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल क्या है, ये सारा। उसके बाद फिर हमने देखा कि एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक रीजन कितने हैं, जो कि 3 हैं और 9 हैं, वो दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। उसके बाद फिर मेजर फूड क्रॉप हमने देखी कि कौन कौन सी मेजर फूड क्रॉप है जो कि उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद फिर प्लांटेशन क्रॉप के बारे में हमने डिटेल लिया कि क्या क्या है। उसके बाद कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में देखा कि कहाँ पे कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हैं। उसके बाद फिर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमने सारी डिटेल देखी कि क्या क्या है, और एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ प्लान और प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल व्यू हुआ इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट, आप जो भी कह सकते हैं सब है। अब हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू को। अब देखिए, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली आप पढ़ते जाइए, आपका इसको जो आंसर है वो आपको फटाफट दिमाग में मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है। तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो है 18.10%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9। 9 हमने देखे सारे क्लाइमेटिक रीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है वो क्या होता है, जाहिर सी बात है वो गेहूँ पैदा होता है। ठीक है, टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस दलहन फसल को सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता किस दलहन फसल को होती है, तो ये होती है चना को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूँ, सबसे ज़्यादा पैदा होता है। उत्तर प्रदेश की खरीफ फसल की बुआई होती है। ठीक है, तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है उत्तर प्रदेश में वो कब होती है, वो होती है जून से जुलाई के दौरान। देखिए, आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि जितनी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की उन्हीं से रिलेटेड ये एमसीक्यू हैं, और ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। ऐसा नहीं कि ये मतलब ऐसे बनाए गए हैं, ये लास्ट ईयर सेम टू सेम प्रश्न आए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, तो वो है खाद्यान्न। ये गलत लिखा हुआ है, खाद्यान्न उत्पादक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसल है वो है गन्ना। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो जाहिर सी बात है आंवले का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो अभी देखा हमने टॉप पर तो वेस्ट बंगाल है, तो उत्तर प्रदेश वहाँ पे किस रैंक पे आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे आता है, ये देती होगा सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देश का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है आलू। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत स्थित है, 15%। हमने ये सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस की हैं। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है।
तो किस फसल के उत्पादन में संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो गेहूं, गन्ना और आलू इनमें टॉप पर है उत्तर प्रदेश ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो हमने ऊपर डिस्कस ही किया है, ये उत्तर प्रदेश है। हाँ, वर्ड के बारे में आप हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा कौन सा है वर्ड में देश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? जो द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो वो है धान के उत्पादन में। पहले नंबर पे है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू किया गया? तो वो 1992 में लागू किया गया, ऊपर हमने डिस्कस ही किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। अब एग्रो पार्क जो है स्थापित किए हैं शासन ने, तो वो कहाँ किए हैं? तो हापुड़ में भी किए हैं, वाराणसी में भी किए हैं, सहारनपुर में भी किए हैं, यानी उपयुक्त सभी जगह किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो सहारनपुर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये कुछ क्रांतियां हैं और ये पूछा गया कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित सही है। तो ये सारी ही हमने ऊपर अभी डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे जो सही प्रश्न होगा, ओ सॉरी, सही जो आंसर होगा वो होगा श्वेत क्रांति, ये दुग्ध से संबंधित है। हरित क्रांति वन से संबंधित नहीं है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। सुनहरी क्रांति खाद्यान्न से उत्पादन नहीं होता है। आप बैक जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, सारा डिस्कशन हमने किया है इसी में। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा? तो वो होता है अलीगढ़ में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अब आपको बताना है कि नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सबसे अधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गेहूं का जो सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो वो है गंगा यमुना का दोआब। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र पर गन्ने की खेती होती है? तो हमने अभी लास्ट में मतलब देखा है कि सबसे ज़्यादा जो होता है खेती कितने पे होती है? 13% पे होती है। 18% पे धान होती है और 24% पे गेहूं की फसल होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो जो दलहन फसल का क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जो है वो है चना का। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जो पीएच मान होना चाहिए वो होना चाहिए 6 से 7, पहले डिस्कस हो चुका है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है, इसीलिए तो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कौन सी फसल है ऐसी जो उगाई नहीं जाती है उत्तर प्रदेश में? तो ये कपास है। बहुत कम उत्पादन होता है कपास में, क्योंकि इसके लिए हमें ब्लैक सॉयल की ज़रूरत पड़ती है और उत्तर प्रदेश में ब्लैक सॉयल बुंदेलखंड के कुछ रीजन में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो डिस्कस किया हमने, नवाब ब्रांड या ककोरी ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, तो मलिहाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आपने अभी जो 15-20 मिनट का डिस्कशन देखा उसके बाद ये सब बिल्कुल मतलब सिंपल आपको लग रहे होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो फिर प्रश्न चाहे जहाँ से इधर उधर से आते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फल वाली आम की प्रजाति है, तो इसमें से सर्वाधिक फल वाली आम की प्रजाति क्या होगी? तो जाहिर सी बात है वो दशहरी होगी। दशहरी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर दशहरी के बाग भी लगे हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है मेरठ में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में। हम ये सारी चीज़ें ऊपर देख चुके हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई वो पंतनगर में की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो बीज विकास निगम की जो स्थापना की गई वो की गई 2002 में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? ठीक है, अभी हमने आपको रबी, खरीफ, जायद इन सारे जो क्रॉप्स थी इनके बारे में डिस्कशन किया है।
तो ये पूछा गया है कि रबी की प्रमुख फसलें कौन सी, तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सारी हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। क्यों आधारित है? आपने देखा कि जब लगभग 78% जो पॉपुलेशन का भाग है वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नियोजित है। और कार्यशील जनसंख्या की बात करें जिनको हम 18 से 60 वर्ष का लेते हैं, उसमें भी लगभग 60% के आसपास पॉपुलेशन जब कृषि में नियोजित है, तो हम ये तो कहेंगे कि भाई जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब ये पूछ रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो यह है धान, मक्का और गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, पूछा गया है आपसे, तो ये हुई थी लखनऊ में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रथम क्या कहते हैं, प्रथम स्थान रखता है, या हम ये कहें कि उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। तो वो कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूं और गन्ना के मामले में टॉप पर है यूपी। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। तो न्यूनतम अवधि पूछा गया है किसकी है, तो वो मूंग की अवधि न्यूनतम है। इसके बाद उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, वो किसका नहीं होता है, तो वो होता है फूलों का। यहाँ पे नहीं है, तो गेहूं होता है, आलू होता है, गन्ना होता है, सब पे तो टॉप में है उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि किसका सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे गन्ने का है, आलू का है, धान का सेकंड नंबर पे है, और उसके बाद ये मक्का लिखा हुआ, सॉरी गलत हो गया, मक्का का ये टॉप पर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश नहीं है, तो वो कौन सी फसल है, तो वो है चावल सेकंड पोजीशन पे, बाकी गेहूं, दूध, आंवला सब में टॉप पर है। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, अग्रणी उत्पादक है, पूछा गया है। तो अग्रणी उत्पादक किसके मामले में है, तो जाहिर सी बात है मिल्क के प्रोडक्शन में टॉप पर है इंडिया में यूपी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो जानवरों के लिए जो पॉलीक्लिनिक नहीं है वो है झांसी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा उत्पादक किन फसलों का है। तो एक तो आलू का हो गया और गन्ने का हो गया, चावल और तंबाकू का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। तो सुगंधित चावल की जो किस्म है वो कौन सी है, वो कहते हैं काला नमक। इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है सिंगापुर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सूची दी गई है, आपको ये मैच करना है कि कौन सी फसल किससे रिलेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सूरजमुखी सभी मौसम में बोई जा सकती है, और खरबूजा जो है ये जायद की फसल है, गर्मी की फसल आप जानते हैं। कपास जो है ये खरीफ की फसल है, और अलसी जो है ये रबी की फसल है, सर्दी की फसल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सरसों आगरा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आलू फरुखाबाद, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर ये सारे सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो अब ये पूछा गया है कि कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो वो आएगा 9। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1-2 बार इसको 3 माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला शरद है, ग्रीष्म है, वसंत है, और वर्षा ऋतु दी गई है। इसको अकॉर्डिंग टू टाइम आपको मैनेज करना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वसंत, उसके बाद फिर आएगा ग्रीष्म, उसके बाद फिर आएगा वर्षा, और उसके बाद फिर क्या आएगा, शरद। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट प्रश्न है क्रांति दी गई है उससे संबंधित
जो फैक्ट हैं वो सारे दिए गए हैं कि कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति किससे है? ये बागवानी या शहद उत्पादन से। और उसके बाद ग्रे क्रांति, ये उर्वरक से रिलेटेड है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ये एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि जो ब्लैक रिवॉल्यूशन थी वो किससे रिलेटेड है, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। इसमें से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सारे हमने डिस्कस किए हैं, बस अंतर इतना है कि इसके जो नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखे गए हैं, बाकी हिंदी में पहले हमने डिस्कस किए हैं। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो IIVR, ठीक है, वेटरनरी रिसर्च कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है, लखनऊ में नहीं है। बाकी IIPR पल्स रिसर्च कानपुर में, IVRI ये इज्जतनगर में है, और IGFRI ये झांसी में है, जिसको चारा अनुसंधान केंद्र भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरे 54 MCQ थे जिनको हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो यूपी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज कवर की, जिसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों साथ साथ थे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सारे फैक्ट आपने नोट कर लिए होंगे। और इसके जो MCQ हैं ये लास्ट ईयर सारे पूछे गए हैं, तो इन पे भी आप अपना थोड़ा फोकस रखिएगा कि ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं फिर से, या अगर इधर उधर से थोड़ा सा घुमा के भी पूछे गए तो आप उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंसेप्चुअली चीज़ों को क्लियर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में यूपी स्पेशल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।